किसी ने क्या खूब कहा है कि तानाशाही का सबसे जोरदार हथियार है गोपनीयता यानी कि सीक्रेसी, और लोकतंत्र का सबसे असरदार हथियार है खुलापन या ट्रांसपेरेंसी। जी हाँ, इसी सीक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी के खेल को आज हम अपने इस वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। 2024 की अब तक की सबसे बड़ी खबर या पिछले 2.5 दशक में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अब तक दिया जाने वाला सबसे बड़ा ऐतिहासिक निर्णय क्या है, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। कल यानी 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड केस 2019 की सुनवाई करते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। 13 अप्रैल 2019 से अब तक जो भी नागरिकों ने जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को फंड दिया है, उन सब की जानकारी SBI के द्वारा इलेक्शन कमीशन को देनी होगी और इलेक्शन कमीशन इसको अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। इस पूरे मामले को समझें, इसके लिए हमें इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड को समझना बहुत जरूरी होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड एक तरह से पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव के टाइम जो फंडिंग दी जाती है उसको वैधानिकता प्रदान करने का एक साधन था, यानी उस गुप्त दान को लेजिटिमेट करना। 2017 में वित्त विधेयक 2016 और वित्त विधेयक 2017 में संशोधन करते हुए इसे लाया गया था। इसे जब संसद में पेश किया गया तो हम जानते हैं, क्योंकि लोकसभा ही जो धन विधेयक होते हैं उनके लिए अंतिम रूप से प्रभावी होती है, इसमें राज्यसभा को आसानी से बाईपास किया जा सकता है। तो इसमें जो है वित्त विधेयक में संशोधन करते हुए इसको लाया गया था और एक तरह से इसको लागू करने के बाद जो आयकर कानून है या फिर जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 है, इसमें संशोधन करने की जरूरत पड़ी। इलेक्टोरल बॉन्ड में एक तरह से ब्याज मुक्त राशि होती है। इसमें 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड जारी किए जा सकते हैं और एक तरह से इसके जरिए जो है पॉलिटिकल पार्टीज को गुप्त तरीके से फंडिंग की जा सकती है। इसकी सबसे खास बात ये थी कि इंडियन सिटीजन और जो इंडियन इंस्टीट्यूशन है वो इसको खरीद सकते थे और इसको आप अकेले यानी इंडिविजुअली भी खरीद सकते थे और संयुक्त रूप से भी खरीद सकते थे। लेकिन इसको अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से तथ्य और आंकड़ों के आधार पर एक तरह से गैर कानूनी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित कर दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड, इसको लेने के लिए कौन कौन एलिजिबल हैं, इसको भी समझ लेते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A में रजिस्टर्ड जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने कि पिछले आम चुनाव में यानी कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% प्राप्त किया हो, वो इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए पात्र माने जाते हैं। जो लोकतंत्र की चिंता करने वाली स्वयंसेवी संस्थाएं थी, जितने भी गैर सरकारी संस्थान थे, उन्होंने भी इस इलेक्टोरल बॉन्ड वाली व्यवस्था का विरोध करना शुरू किया। उनका विरोध जो सबसे मुख्य था वो इस बात के लिए कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाली व्यवस्था है, इसमें जो गोपनीयता बनाई गई है, इस गोपनीयता के खेल में कहीं न कहीं कॉरपोरेट घरानों को ही फायदा होगा। कॉरपोरेट घराने जो है सरकार को फंडिंग करेंगे और उसके बाद सरकार जो है उन्हीं लोगों को पॉलिसी में इन्वॉल्व करेगी, यानी कि उनके हितों के हिसाब से पॉलिसियां बनने लगेंगी कि किस तरीके से उनको बेनिफिट पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड वाली व्यवस्था के जरिए सरकार को इलेक्शन टाइम में जो है बहुत ज्यादा फंडिंग करी थी, बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया था। तो अब सरकार का भी दायित्व बनता है कि वो उनको जो है फायदा पहुंचाए। तो ये एक तरह से दुरुपयोग हो सकता है, इस पर चिंता जताई थी। इसके साथ ही विदेशी संस्थाओं के दान में 100% छूट, ये बहुत बड़ी चिंता की बात थी। हम जानते हैं सेल कंपनी यानी कि जो कंपनियां कागजों में दर्ज होती हैं, इन सेल कंपनीज के जरिए भी इसमें जो है चंदा लेने का प्रावधान था, यानी कि कोई प्रॉफिट मेकिंग हो या लॉस मेकिंग हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो सेल कंपनी जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कहीं न कहीं सरकार को फायदा पहुंचा सकती है। इसमें जो है हमारे दुश्मन देशों से भी फंडिंग की जा सकती है। इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं थी जो इन सारे पहलुओं को उजागर करे, इस तरह की गोपनीयता को उजागर करे। तो कहीं न कहीं इस तरह की चिंता इलेक्टोरल बॉन्ड वाली व्यवस्था आने के बाद से ही
सामने आने लगी और बहुत से लोग तो ये भी कहने लगे कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है इससे वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। सत्ताधारी दल ही इस गुपचुप वाली फंडिंग से अपना फायदा करेगा, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उन पर जो है कब्जा कर लेगा। इसके साथ ही एक सबसे बड़ी चिंता ये भी थी कि ये क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देगा, यानी कि जो हमारे व्यापारी हैं और जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, उनके बीच घनिष्ठ संबंधों को बनाएगा। इस तरह से ये कहीं न कहीं हमारे देश के कुछ विशेष वर्ग के लोगों को ही लाभ पहुंचाएगा और बाकी की जो जनता है वो मुंह ताकती रहेगी। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड वाली व्यवस्था आने के बाद से ही आरबीआई और जो इलेक्शन कमीशन है इन्होंने कभी कभी दबे सुरों में और कभी कभी खुलकर भी इसका विरोध किया था, लेकिन उनकी बात भी बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट ने पक्ष और विपक्ष के सारे फैक्ट्स, फिगर और लंबी बहस के बाद ये पाया कि इलेक्टोरल बॉन्ड वाली व्यवस्था इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ है। इस पूरी सुनवाई के क्रम में जो है सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड इश्यू करने के लिए ऑथराइज्ड है, उसको जो है कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं। इंस्ट्रक्शन ये दिए हैं कि सबसे पहले तो वो तुरंत जो है इलेक्टोरल बॉन्ड इश्यू करना बंद करें। इसके साथ ही उसने ये भी कहा है कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है एसबीआई इलेक्शन कमीशन को 6 मार्च 2024 तक दे देगा और इलेक्शन कमीशन से कहा है कि वो 13 मार्च 2024 तक जो है ये सारी इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट में प्रकाशित कर दे। अब जो है 2019 से अब तक की इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी डिटेल्स अगर पब्लिक फोरम में आ गई तो इस पूरे मामले से जो है बहुत जबरदस्त हलचल पैदा हो सकती है। नागरिकों को ये पता चल सकता है कि कौन सी पार्टी को कौन से बिजनेस घराने ने जो है फंड दिया है और उसके बदले में कौन सी पॉलिसी मिली है और कहां कहां पर जो है उन जो कॉरपोरेट घराने हैं उनको फायदा पहुंचाया गया। ये सारी चीजें अगर सामने आने लग गई तो इससे कहीं न कहीं सत्ता पक्ष को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आगे क्या होगा इसको बहुत दिलचस्पी से देखने, समझने और सोचने की जरूरत है। दिलचस्प बात तो ये भी है कि हमारे पीएम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हमेशा आगे दिखाई देते हैं। जी हाँ, आगे दिखाई देते हैं। भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं होता। भ्रष्टाचार गरीब से उसका हक छीनता है, अनेक अपराधों को जन्म देता है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। सीबीआई की हीरक जयंती समारोह में पीएम मोदी 3 अप्रैल 2013 को ये भाषण दे रहे होते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे हाल समाचार। मैं हूं मनोज कुमार और फिर होगी आगे मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।